हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 9th में। टॉपिक होगा आज का हमारा एटमॉस्फेयर। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था। उसके बाद आप बहुत ही इजीली इस टॉपिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए गाइस, मॉड्यूल 7th में हम लोगों ने बेसिकली अर्थ को पढ़ना स्टार्ट किया था। अर्थ मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम हमारा ज्योग्राफी का पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अर्थ में हमने 7 मॉड्यूल में क्या डिस्कस किया था कि जो सीजनेबल चेंज हमें देखने को मिलता है, मतलब अर्थ का जो रोटेशन होता है अपनी ही एक्सिस पे और रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड होता है, उससे हमें जो सीजनेबल चेंज देखने को मिलता है वो हमने डिस्कस किया। देन मैंने आपको बताया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो इमेजनरी लाइंस होती हैं, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के बीच में एक एक्सिस लाइन है, वो हमने डिस्कस की थी कि इमेजनरी लाइन से हम किस तरह से अर्थ को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से है। और मॉड्यूल 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम टाइम जोन को किस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 9 में एटमॉस्फेयर। अब देखिए हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ही था। अब 8 प्लैनेट में से सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहाँ पर लाइफ संभव है। अब जो लाइफ संभव है उसके भी रीजंस हैं। ठीक है, और हालांकि हम अभी के लिए सर्च कर रहे हैं, क्या पता मार्स में भी आने वाले टाइम में हम लोगों को लगे कि हाँ लाइफ संभव है और इस तरह के हमें हिंट्स मिले या फिर हमें इंफॉर्मेशन मिले जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अभी के लिए इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए लगी हुई है। अब देखिए अर्थ में मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जो एटमॉस्फेयर का रोल है वो किस तरह से आप देखते हो। सबसे पहले आपका प्लेनेट आता है मरकरी जो सन के बिल्कुल पास है। देन आता है वीनस और उसके बाद आता है हमारा अर्थ, देन मार्स, देन एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जो मरकरी है इसके पास ना तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है ना ही अपनी कोई सैटेलाइट है। और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये दिन में तो जब सोलर रेडिएशन इसको मिलती है तो बहुत ही गर्म हो जाता है, बहुत हॉट प्लैनेट हो जाता है। और रात के समय में जब सोलर रेडिएशन इसको नहीं मिलती तो उसके बाद ये एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ठंडा प्लेनेट हो जाता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से। अब ये एटमॉस्फेयर का ये रीज़न क्यों है ना। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट, ये हम समझेंगे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा चलिए अभी हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक बार बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर है वो आपका 2 और 3 सेशंस में कंप्लीट होगा। ये जो आपको लेयर्स देखने को मिल रही हैं, हेक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और जो तो खैर इसी का ही पार्ट है ट्रोपोस्फीयर, ये 5 लेयर को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और वाटर वेपर का क्या रोल होता है। ठीक है जी, चलिए अभी यहाँ पर देखिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए ये है हमारी अर्थ। अब हम लोग अर्थ पे कहाँ रहते हैं? आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, मैंने आपको मॉड्यूल 7 में भी बहुत अच्छे से बताया था। जो ग्लोब होता है उसमें हम देखते हैं कि सरफेस पे सभी के सभी एक तरह से हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। हमारा कॉन्टिनेंट कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एशिया कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ अंटार्कटिका है और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे सरफेस पे बने हुए हैं अर्थ के। ठीक है, और अर्थ की शेप मैंने आपको बताई थी, अर्थ बिल्कुल सर्कल शेप की होती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर हम लोग कहाँ रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं। और सरफेस पे किस तरह से रहते हैं? क्योंकि जो अर्थ की कुछ ना कुछ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अर्थ की ओर खींचे रखती है। ठीक है, और अर्थ के चारों ओर इस तरह से यहाँ पर क्या बना हुआ है? गैस चैम्बर बना हुआ है या एक गैसियस क्लाउड है। ठीक है, इसको इस तरह से समझो। ये जो गैसियस क्लाउड है ना, यहाँ पर जितने भी गैसेज हैं इसको भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपनी तरफ एक तरह से खींच के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझो ये जितनी भी गैसेज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं अर्थ के साथ। और इसी की वजह से हमें यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा अनुभव होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। ठीक है, देखिए वेदर क्या है? इंस्टेंट चेंज इन एटमोसफेयर। लाइक जैसे आप यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमोसफेयर, जैसे आप देखते हो कि कभी भी बरसात हो जाती है, 10 बजे अराउंड धूप निकली हुई है, आप सोकर उठे हो और आपने देखा बाहर निकल कर धूप निकली हुई है, और 4 बजे जैसे ही आप मार्केट जाने लगे तो एकदम से बरसात आ जाए। ठीक है, तो एक बहुत ही इंस्टेंट चेंज हो अगर एटमोसफेयर में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा
वेदर से अगर आगे डिस्कस करें तो उसको हम क्या कहते हैं, सीज़न। सीज़न क्या होता है, जैसे लाइक एज जुलाई के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, रेन होती है, तो सीजनेबल चेंज देखने को मिलता है हमें, विंटर, समर, एट्यूम एंड स्प्रिंग। ठीक है, ये हमें एक सीजनेबल चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो होता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मेनली यहाँ पर क्या रोल होता है, मान लो कि 1980 में जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कुछ इस तरह से था, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर यहाँ पर इन्होंने लिख ली, और 2021 में ये जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था अब ये राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला 1970s के बाद। ठीक है जी। अब ये एक अगर क्राइटेरिया लगाया जाए कुछ साल से लेकर कुछ साल तक, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और क्लाइमेट, वेदर, और अगर हम सीजन को मिला दें तो इसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं ज्योग्राफी में, अगर हम डिटेल में इसको डिस्कस करें, और हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसमें हमारी जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ है। ठीक है, बाकी सभी प्लैनेट्स में एज सच प्रेजेंस ऑफ लाइफ नहीं है। मार्स में हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये भी गोल्डी लोक जोन का पार्ट है, और मरकरी और वीनस में लाइफ संभव हो नहीं सकती। बाकी सभी प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट हैं। हाँ, उनकी सैटेलाइट में कहीं जाकर लाइफ संभव हो सकती है, लेकिन वो अभी के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया था। अब देखिए, ये जो गैसियस का एक क्लाउड बना हुआ है ना अर्थ के चारों ओर, ठीक है, हम लोग इसी को ही एक तरह से समझते हैं कि यहाँ ही हमें सब कुछ अनुभव होता है, लाइक जैसे क्लाउड का बनना, एटमॉस्फेयर का बनना, लाइक जैसे हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको अच्छे से समझेंगे। अब ये जो एयर आपको देखने को मिल रही है जिसमें सेवरल ऑफ गैसेस हैं, मतलब बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस का आपको एक तरह का क्लाउड देखने को मिल रहा है चारों ओर, इसको हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। ये सारी की सारी क्या है, एयर है। और जो एयर होती है ना चारों ओर अर्थ के, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो ये हमारी जो एयर होती हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। जैसे मैं आपको ना पहले शॉर्टकट में समझाता हूँ सारा का सारा सेशन, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट को हम किस तरह से समझेंगे। ठीक है, जैसे सन रेज हमारी अर्थ पर आती है, मैंने आपको बताया था कि सन रेज हमारी जो अर्थ पर आती हैं वो शॉर्ट वेव एक होती हैं। शॉर्ट वेव मतलब बहुत ही इस तरह से आपको देखने को मिलती है, लॉन्ग वेव एक प्रॉपर एक साइकिल के थ्रू आती है, शॉर्ट वेव इस तरह से आती है। तो हमारी जो सन से लाइट आई, मान लो कि ये सन है, सन से लाइट आई, ये शॉर्ट वेव में आई, और 8 मिनट पे ये सन पर सॉरी अर्थ पर रीच कर जाती है, मतलब अर्थ पे पहुंच जाती है। अब ये जो गैस का आपको क्लाउड देखने को मिल रहा है या गैस चैम्बर देखने को मिल रहा है, ठीक है, या गैसेस आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से क्या होती है, सन की रेज हमारी अर्थ पे कुछ एंटर कर जाती हैं, कुछ टकरा कर वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो सन रेज होती हैं वो रिफ्लेक्टेड नेचर की होती हैं। ठीक है, कुछ रेज हमारी जो अर्थ पे पहुंच जाती हैं, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाती हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसको इस तरह से समझो आप। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं सन से, उनसे भी बचाती हैं, जैसे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस। और अगर अल्ट्रावायलेट रेस हमारे अर्थ पर पहुंच जाएंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाएंगी जहां हम लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को डिसीज कर देंगे। और डिसीज कौन सी, कैंसर है ना, कैंसर होने का खतरा होता है यूवी रेडिएशन से। उसके बाद हमें हमारी अर्थ को प्रिवेंट करती है ये जो गैसेस का, एक तरह से आप देख रहे हो एक प्रॉपर एक जंक्शन सा बना हुआ है। ठीक है, ये हमें प्रिवेंट करती है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, इससे भी हमें बचाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वेव इंसुलेशन जो कि पास हो पाती हैं। और बाकी क्या होता है, देखो दो तरह की वेव होती हैं या दो तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, एक होती है सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन समझो। सोलर रेडिएशन जो सन से आई, ठीक है, कुछ यहाँ पर पहुँच पाई एटमॉस्फेयर पे, कुछ टकरा के वापस चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो कुछ पहुँची है ना, और जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे होंगी उसको हम कौन सी क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये लॉन्ग वेव एक तरह की हमारे को आउटगोइंग रेडिएशन होती है। अब इसको जाने से रोकती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है ना, ये बाहर नहीं निकलने देती टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को।
अगर ये बाहर निकल जाएंगी तो फिर एक क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड बन जाएगा पूरा। जैसे एक मान के चलो ये सन है, ऐसे समझो, यहाँ पर ये सन है और ये है अर्थ, ठीक है। और अर्थ के चारों ओर इस तरह से ये गैस का ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, अब ये गैसेस का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, यहाँ से जो सनरेज आई, अब सनरेज आने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में सनरेज हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। वैसे आपको पता है जो अर्थ का जो ये वाला जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर मेनली सोलर रेडिएशंस हमें देखने को मिलती है, मतलब सनरेज यहाँ पर ज़्यादा हमारी देखने को मिलती है। बट अभी के लिए ऐसे समझो, अब ये जो सनरेज हमारी अर्थ पर पड़ती हैं, ठीक है, इससे हमारी जो अर्थ है वो हॉट हो जाती है, ठीक है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी कोई ना कोई रेडिएशन होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मान लो कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सोलर रेडिएशन को कहीं ना कहीं हॉट से कोल्ड में बदल रही है, ठीक है। जब ये एमिट करेंगे एनर्जी तो हमारी जो अर्थ है वो कोल्ड होना स्टार्ट, मतलब ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये मान लो कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाना शुरू हो गई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाना शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से सन की जो सोलर रेडिएशन है उसका प्रभाव क्या है, बहुत कम पड़ रहा है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का बाहर जाना हमारे लिए सही नहीं है, मतलब एक तरह का जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको रोकने का काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, ओपेक का काम करता है, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर अभी के लिए मैं बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। देखो अभी मैंने शॉर्टकट में समझाया, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लाइमेट और वेदर का टॉपिक बहुत अच्छे से कर रखा होगा, उनको शॉर्ट एक जस्ट एक होता है ना कि हम रिवीजन की फॉर्मेट में समझते हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर सोलर की जो रेडिएशंस पड़ती हैं हमारी अर्थ पे, ये हमारी कंप्लीट अर्थ है और ये सन है हमारा। तो हमारा जो इंडिया है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा, मान लो अंटार्कटिका यहाँ पर ठंडा ही रहता है, ठीक है। इधर मान लो कि अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इधर यूरोप की कोई कंट्री है, इधर अमेरिका की कोई कंट्री है, इधर साउथ अमेरिका की कोई कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग कंट्री का अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ हमारी सन के चारों ओर घूमेगी उस हिसाब से टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है हर जगह पर। जैसे हमारे इंडिया में ही हमें अनुभव होता है, जो कश्मीर वाला पार्ट है वहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है वो रीज़न, और जो ये जो इक्वेटर से बिल्कुल सटीक वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं गर्म रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सन की जो रेडिएशन है वो हमारी इस जोन में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है जी। और इसी से ही हम लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जो सन की जो रेज है हमारी जो अर्थ पर पड़ती हैं उसकी अगर हम एवरेज कंसीडर करें तो एवरेज हमारी जो एक तरह का टेम्परेचर होता है अर्थ का, वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में अब समझेंगे, चलिए। तो एटमॉस्फेयर क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक साइंस और एरोलॉजी, ठीक है। अभी के लिए हमने समझा कि एक्चुअली में जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो थिक गैसियस एनवेलप है, और जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, ठीक है, यही हमने अभी समझा, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो हम देखते हैं एक तरह से गैसेस का जो एक एनवेलप, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये हमारी अर्थ से किस तरह से एक तरह से लगा हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, अब ओरिजिन समझ लेते हैं। 90 जब इसका ओरिजिन हुआ था 99% जो पार्ट है यहाँ पर हमें डी गैसेस प्रोसेस देखने को मिला था। अब डी गैसिंग प्रोसेस से हुआ क्या यहाँ पर, इसको ध्यान से समझो। मतलब हमारी जब अर्थ का इनिशियल टाइम पीरियड था तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था यहाँ पर। तो धीरे धीरे हमारी अर्थ क्या होती गई, ठंडी होती गई, ठीक है। शुरुआती दिनों में हमारी अर्थ क्या थी, बहुत हॉट हुआ करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर राइज था, ठीक है, हॉट यहाँ देखने को मिलती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर अर्थ हमारी ठंडी होना शुरू हुई, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे जैसे कम हुआ हमारी अर्थ का, तो हमारी अर्थ कहीं ना कहीं श्रिंक होना शुरू हुई। आज भी ये चीज़ हम कहीं ना कहीं इसको देखते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत समय के बाद होते हैं। लाइक जैसे आप आइस ब्लिंक करते हो,
ओपन करते हो, क्लोज करते हो, विद इन माइक्रो सेकेंड करते हो। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे ना, तो ये हमें बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं। मान लो कि अगर एज अ ह्यूमन बींग अगर हम ज्योग्राफी को कंसिडर करें, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूँ, तो 1000-2000 साल में तो हमारी जो आइज़ हैं वो ब्लिंक होंगी। इतना लंबे समय के बाद हमें ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, तो हमारी जो अर्थ स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा हॉट थी, वो धीरे 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 ठंडी होना शुरू हुई, और जैसे वो ठंडी होना शुरू हुई और श्रिंक होना शुरू हो गई। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमें कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म देखने को मिला। अब वोल्केनिज्म क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, या तो हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम माउंटेन्स वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वैसे फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वोल्केनिज्म में क्या होता है कि अर्थ का जब इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब एक तरह से हमें देखने को मिलता है, जब एक्सट्रीम लेवल पर हॉट हो जाती है हमारी अर्थ, तो अंदर लावा बन जाता है। ठीक है, लावा जब बन जाता है तो लावा मैग्मा के रूप में, जैसे ऐसे समझ लो कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर कहीं लावा बना, लावा हमारा ये इस तरह से एक पाइप के थ्रू, ठीक है, ये एक पाइप के थ्रू मैग्मा के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है, ये इस तरह से यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिस यहाँ से ये एक इस तरह से माउथ से बाहर आता है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है जी, और ये जो पाइप होता है ना, इसको हम वेंट कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से माउंटेन वाले टॉपिक में, अभी के लिए आप जस्ट यहाँ पर पॉइंट को समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो क्रेटर है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आफ्टर सम टाइम जब यहाँ रेनफॉल हुआ होगा वाटर वेपर के थ्रू, ठीक है, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जब इस क्रेटर पे रेनफॉल हुआ तो यहाँ पर क्या बने, ओशियंस बने। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल ही समझ से परे हो गया। देखिए ध्यान से समझिए, जब ये वोल्केनिज्म हुआ, वोल्केनिज्म बनने के बाद, वोल्केनिज्म होने के बाद यहाँ पर जब मैग्मा इस तरह से बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक मुंह बन गया, मतलब एक क्रेटर बन गया, एक माउथ बन गया। ठीक है, अब ये माउथ पे आफ्टर सम टाइम जब रेनफॉल हुआ, रेनफॉल कैसे होता है, रेनफॉल को समझो। ठीक है, जैसे वाटर वेपर होते हैं ना, वाटर वेपर, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब वाटर वेपर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंडेंसेशन देखने को मिलता है। और वाटर वेपर इंक्रीज कब होते हैं, जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन देखने को मिलता है, जब कंडेंसेशन देखने को मिलता है तो क्लाउड्स में या ऐसे समझो क्लाउड का जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो कंडेंसेशन में हमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन जब होगा तो हमारे जो ये वाटर वेपर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वाटर ड्रॉप्स में। जब वाटर ड्रॉप्स में ये कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ तब यहाँ ये जो क्रेटर वाला जगह थी, यहाँ पर ओशियन बनना शुरू हो गए। ये जोग्राफिकल प्रोसेस में बहुत ही लंबा, अगर हम समझे, समय ले लेते हैं चीज़ें चेंज होने में। ठीक है जी, सॉरी। अब देखिए, अगर हम एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन समझें, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। तो 3 तरह से कंपोजिशन होता है हमारा, गैसियस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंपोजिशन में एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मेनली हमें याद रखनी है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टो है, जीनॉन है, हाइड्रोजन है, और एक रेडोन भी होती है। ठीक है, तो ये मेन मेन सी गैसेस होती हैं, लेकिन हमें याद रखनी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मेनली हमें याद रखनी है, और एक वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ओजोन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हम ओजोन को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब नाइट्रोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। हमारे जो एटमॉस्फेयर में ये गैसेस का आपको एक तरह से एटमॉस्फेयर देखने को मिला, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में 78.1%, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, 78.1% नाइट्रोजन होती है। अच्छा, कई बुक्स में यहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रीवियस सेट्स अगर आपने लगाए होंगे, एसएससी, सीजीएल या वटेवर, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर 78% भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्स फिगर सही है, लेकिन एक बुक है, आई थिंक दिशा पब्लिकेशन, 2018 के एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, 2017-18 में।
कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट होती है। 78 भी ऑप्शन में था, 78.1% भी ऑप्शन में था। तो आपका सही आंसर ये था। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी के लिए 78.1% आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। हाँ, अगर 78.1% नहीं है, 78% है, तो आप 78% को टिक करके आओगे। ठीक है, तो चलिए, अभी गैसेस में हम नाइट्रोजन पढ़ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78%, और जैसे कि लार्ज स्केल में मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है ये। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस में इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस तो हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से हमें एयर प्रेशर फील होता है। अब एयर प्रेशर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मान के चलिए आप घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर जब निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद आपको एयर का अनुभव होता है। आजकल तो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको हॉट एयर का अनुभव हो रहा होगा। तो आप फील कर पाते हैं कि एयर आपको इधर से आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हो, एयर इधर से आ रही है, आपको यहाँ पर एयर प्रेशर फील हुआ। एयर विजिबल तो नहीं होती, लेकिन प्रेशर तो विजिबल होता है। या ऐसे समझो कि बचपन में आपने काइट उड़ाई होगी, पतंग सबने उड़ाई है ना। तो आपने जब काइट को उड़ाया होगा तो आप देखते हैं कि जो हवा है वो किस तरह से है ना, मतलब जो एयर है वो किस तरफ है, उस तरफ ही हमारी काइट उड़ पाती है। ठीक है, तो हमें एयर प्रेशर का अनुभव होता है, वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से। क्लियर है बात। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, बाउंडिंग फायर या फिर कंट्रोल फायर के काम आती है। अब कंट्रोल फायर क्या होता है, लाइक एस मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, ये मान लो कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आग लग गई। जो यहाँ पर सिलेंडर देखने को मिलते हैं ना हमें रेड से कलर के, है ना, उसको जब हम यहाँ पर एक तरह से डालते हैं, जो भी उसमें गैस होती है जहाँ पे आग लग जाती है, मान लो कि यहाँ आग लग गई इस तरह से, तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, यहाँ इस जो फायर होती है इसको एक तरह से बाउंड कर देता है कि ये फायर जो है वो इससे आगे ना बढ़े। ठीक है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर इसको बुझाने में काम आती है, मतलब एक तरह से इसको खत्म करने में काम आती है। ठीक है, तो बाउंडिंग जो होती है ना एक तरह से फायर, उसके लिए काम आती है आपकी नाइट्रोजन, याद रखना, या फिर कंट्रोल फायर में भी काम आती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा, ये कितने हाइट तक प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम 128 किलोमीटर तक। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो फिक्सेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे जो नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है, क्या हम उससे कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको हम बैक्टीरिया के थ्रू कर पाते हैं, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सीडियोमोनास। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, सीडियोमोनास। सीडियोमोनास ये बेसिकली ग्रोथ कर पाता है, इसकी वजह से ग्रोथ हो पाती है प्लांट की। एंड क्या हमारा जो नाइट्रोजन है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर पाता है, नहीं, रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। रेस्पिरेशन में रोल होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन में भी क्लियर हो जाएगा। देखो, हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी चल रही है हमारे देश में, कोरोना महामारी है। तो चलिए, बहुत जल्द हम लोग इस महामारी से जूझ पाएंगे। चलिए, टॉपिक पर आते हैं, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल में देखिए, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रेजेंट है, 78%, 78.1%। और जितना हम इनहेल करते हैं नाइट्रोजन, उतना ही हम एक्सहेल कर पाते हैं, 78.1%। ऑक्सीजन हम कितना इनहेल कर पाते हैं, जितना हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 20.09%। और एक्सेल कितना कर पाते हैं हम, 16% के आसपास। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी मेन इनहेल और एक्सेल में काम आती है, 0.03% जितनी हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उतना ही हम क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। एक्सहेल हम कितना कर पाते हैं, 3.4% या 3 to 4% के बीच में लगा लो। ठीक है, ये हम एक्सहेल कर पाते हैं, और ये एक तरह की टॉक्सिन गैसेस भी होती हैं। ठीक है जी, तो मेनली हमारी जो एक तरह से रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होती या पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती, क्योंकि जितना हमने इनहेल करा उतना एक्सहेल कर दिया, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ये ना हम इसको रेस्पिरेशन में यूज ही नहीं करते, इसको इस तरह से समझो, मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करती। चलिए, अब ऑक्सीजन से देखते हैं, जो हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम्स में। तो ये एक तरह का एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जिसमें अप्रोक्स 20.9% हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और सेकंड प्लेस है ऑल गैसेस में अगर हम देखें तो। और एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं, गैस ऑफ लाइफ, या फिर दिस इज़ द लाइफ गिविंग गैस टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स।
ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में, आई थिंक रेलवे में, पता नहीं एसएससी में, प्रीवियस हिट्स में देख रहा था मैं, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आंसर ही नहीं था कि एक लाइफ गिविंग गैस है। ऑप्शन में जो हमारा एक्यूरेट आंसर था वो था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है कि जो हमारे हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी हम खाते हैं तो उसको एक तरह से ऑक्सीडाइज करता है और हमारी बॉडी में एनर्जी को कहीं ना कहीं डेवलप करता है, एनर्जी को डेवलप करता है। और हमारी जो एनर्जी डेवलप होती है बॉडी में, वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, अगर हम मान के चलो हम डाइट पर हैं या फिर हमने कोई ऐसा फास्ट करा है, जैसे आजकल रमज़ान के महीने चल रहे हैं ना, तो उसमें जब हम फास्ट करते हैं तो यही एनर्जी के थ्रू हम अपनी बॉडी को एक तरह से प्रॉपर वे में चला पाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा, मैंने आपको बताया गैस ऑफ लाइफ है और फायर में काम आती है, यूज़ ऑफ फायर। ये तो बहुत सिंपल सा एक इसका पॉइंट हो गया। फोटोसिंथेसिस में काम आती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसके बिना अधूरी है। ठीक है जी। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और 64 किलोमीटर के हाइट में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होती है वो कितने किलोमीटर में हमें देखने को मिलती है। अगर हम एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम होती है ऑक्सीजन। उसके बाद 64 किलोमीटर तक हमारी ऑक्सीजन हमें मिलती तो है, लेकिन बहुत कम मिलती है। ठीक है, ऐसे समझना और इसको याद रखना जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्गन। आर्गन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 0.93% है, एक तरह की नोबल गैस है और ये थर्ड नंबर पर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। और बहुत सारी नोबल गैस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक जैसे हीलियम है। हीलियम और हाइड्रोजन तो हमारा फर्स्ट फेज है। अगर हम देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट फेज है, जब हमारी अर्थ बनी थी, ठीक है, अर्थ का मान लो कि प्लैनेट बने हुए हमारे, मतलब कितना समय पहले हमारे प्लैनेट्स बने थे? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। उस टाइम जब हमारा फर्स्ट फेज हुआ करता था, तो फर्स्ट फेज में हमें सबसे पहले कौन सी गैस देखने को मिली थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन हमारा जो सेकंड फेज था, या ऐसे समझो कि सेकंड में कौन सी गैस अवेलेबल हुई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमारा थर्ड एटमॉस्फेरिक गैस हमारी प्रेजेंट हुई वो थी नाइट्रोजन। और देन फोर्थ हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैस प्रेजेंट हुई फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या फिर मेनली जो हमारे को कहीं ना कहीं एक लाइफ जिसे एग्जिस्ट करती है वो है ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप याद रखना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था जैसे हमारे स्टार्स बने और जितने भी हमारे स्टार्स से रिलेटेड जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो कौन सी मेनली गैस से बने थे? हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोसेस से। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। आर्गन। आर्गन 0.93% है और बहुत सारी नोबल गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जियोन, रेडोन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज़्यादा प्रेजेंट होने लग जाती है? रेडोन। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। एक तो सबसे हैवी गैस है ये, याद रखना, सबसे हैवी गैस। अब हैवी गैस का मेनली हमारा ये वर्क क्या करती है, इस तरह से समझो कि ये एक एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिला अर्थ के चारों ओर। ठीक है, यहाँ पर सबसे हैवी गैस कौन सी है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये तीनों लाइनों को ध्यान से समझना। दिस इज हैवी गैस, इट इज प्रीमेबल फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड इट्स ओपेक फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को हम एक तरह से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सोलर रेडिएशन आई, ठीक है, ये एक तरह से किस में आती है? शॉर्ट वेव में आती हैं। अब सोलर रेडिएशन आई, मान लो कि आज की डेट में समर का टाइम चल रहा है लगभग, तो हम लोग अगर अपने छत पर जाते हैं, रूफ पर जाते हैं, तो दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, आप जब जाते हो तो आपने यहाँ पर अपने शूज़ उतारे और आपने बहुत ज़्यादा अनुभव किया यहाँ पर सोलर रेडिएशंस की वजह से जो आपकी रूफ़ है वो गर्म है। ठीक है, जैसे आप अपने यहाँ पर रूफ़ पर गए मान लो। ठीक है, अब ये जो सोलर रेडिएशन की वजह से जो रूफ हमारी जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई, वो किसकी वजह से होगी? सोलर रेडिएशन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान के चलो कि शाम के समय में आप गए, 7 से 8 बजे के समय में गए, तो आपकी जो रूफ है वो कहीं ना कहीं आपको
नॉर्मल हो गई। मतलब पहले क्या थी, बहुत गर्म थी अगर आप 3 से 4 बजे के बीच में गए थे, लेकिन 7 से 8 के बीच में आप जब अपने रूफ पे गए, छत पे गए, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आपकी रूफ एक तरह से नॉर्मल हो गई, ठंडी हो गई। ठीक है, वो क्यों हो पाता है? देखिए, जब हमारी सोलर रेडिएशन यहाँ पर एंटर करती हैं ड्यू टू शॉर्ट वेव, तो यहाँ पर जो हमारी अर्थ की, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर पे जो एक तरह की टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, वो अपनी हीट या फिर अपनी एनर्जी को एमिट करती हैं। इनकी जो एनर्जी को एमिट होने से रोकता है हमारा ये सारा का सारा ये जो एटमॉस्फेयर है, और ये मेनली कौन रोक पाता है? जो ये हैवी गैस है। ठीक है, और हैवी गैस की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक तरह से ओपेक का काम करती है। ठीक है, हालांकि इसको मैं आपको वाटर वेपर में भी समझाऊंगा, वाटर वेपर में भी आपको क्लैरिटी होगी। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, वो कौन सी गैस होती है? आपने यहाँ पर आंसर आप दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में बिल्कुल मेनली आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर एक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, ठीक है, कि एक्टिवली अगर हम देखें, हाईली एक्टिव गैस फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कौन सी गैस आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है? वाटर वेपर। ठीक है, अब वाटर वेपर कैसे होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, वाटर वेपर का जब हम टॉपिक समझेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बताया हाईली एक्टिव होती है। ठीक है जी, और अर्थ का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में ज़्यादा देखा गया। ठीक है, टोटल अमाउंट वाज 150 मिलियन लीटर बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज की डेट में अगर हम देखें 250 मिलियन, ये हालांकि प्लस हो चुका है, और अगर हम 50 साल बाद का देखें तो 350 मिलियन हो जाएगा। और इसको लेकर एक क्योटो प्रोटोकॉल भी एक तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, लेकिन यूएसए ने बैक स्टेप ले लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि चाइना इसका पार्ट नहीं है, चाइना अलग ग्रेडिंग में आता है। ठीक है, इसको क्योटो प्रोटोकॉल में मैं डेली डोज में कभी डिस्कस करवाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छे से अभी के लिए समझिए कि क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह से इसलिए लाया गया था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हम अर्थ का जो एक टेम्परेचर राइज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हद तक हमें मिनिमाइज करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे समझ लो अभी के लिए। अब देखिए, वाटर वेपर का मेन किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया कि ये हैवी गैस है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसे पास नहीं हो पाती। ठीक है, मेनली जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें हमारे को कौन कौन सी गैस देखने को मिलती है? एक तो वाटर वेपर हो गई, और एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एक हमारी मिथेन होगी CH4, और एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से समझो। देखो जी, वाटर वेपर को आप ऐसे डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा सन, और यहाँ पे मान लो कि ये एक सरफेस है, और ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ आपको पानी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पानी है। अब जो ये सन है, ये पानी जब यहाँ पे मतलब पानी के ऊपर सनरेज पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये वाटर वेपर के रूप में हमें देखने को मिलेगा, वेपराइजेशन होगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब सन का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा और जैसे जैसे इनके ऊपर पड़ेगा तो वेपराइजेशन देखने को मिलेगा। तभी हम लोग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वेपराइजेशन कहाँ होता है। अगर आपने साइंस को अच्छे से समझा होगा, हमारा वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। ये हमारी वाटर वेपराइजेशन हो रहा है, और ये मान के चलो ये हमारी अर्थ है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है बीच में इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी सोलर रेडिएशंस हैं ये मेनली कहाँ पड़ती हैं? इस जोन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सनरेज हैं वो हमारे को कहाँ पे एक्सपीरियंस होता है? उसका इक्वेटर पे। ठीक है, तो इक्वेटर पे आपका जो वेपराइजेशन वो ज़्यादा होगा, है ना, वाटर वेपराइजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि सनरेज ज़्यादा पड़ रही हैं। सनरेज ज़्यादा पड़ेंगी वाटर के ऊपर तो वेपराइजेशन प्रोसेस होगा, और इसी वजह से हमें इक्वेटर पे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपराइजेशन कम हो जाएगा। देखो, वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। पोल्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो अर्थ है उस पर हमने एक एक्सिस लाइन ड्रॉन कर रखी है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, और हमारी अर्थ टिल्ट है 23.5 डिग्री पर। आप मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8 जरूर देखिएगा। ठीक है, 7 जो हमारा सेशन था और 8 सेशन। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर देखो जैसे जैसे
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपराइजेशन होगा, है ना। और वेपराइजेशन कहाँ होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर वही बात, वाटर वेपर जैसे इंक्रीज हुआ तो कंडेंसेशन होगा। अब कंडेंसेशन हुआ तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अब क्लाउड्स का जब फॉर्मेशन होगा तो जो वाटर वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉप में। जैसे ही वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर हैविली हमें रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, हेवनली जब रेन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस होगा कि हाँ चलो रेन हो रही है। अब ये रेन का प्रोसेस कैसे हुआ, वाटर वेपर से जब वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ थ्रू कंडेंसेशन। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक तरह से ब्लैंकेट भी कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। वाटर वेपर को क्या कहा जाता है, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर बनाते हैं अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ ये वाटर वेपर्स हैं, या ऐसे समझो ये जो नहीं, यहाँ समझिए ये वाटर वेपर्स हैं। यहाँ पर जब सन की रेस पड़ती हैं तो ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं, कुछ सन की रेस को वापस भेज देते हैं, ठीक है। कुछ सन की रेस को ये वापस भेज रहे हैं, ठीक है, इस तरह से समझो। और कुछ सन की रेस एंटर कर जाती हैं, ठीक है। कुछ एंटर कर गई, कुछ वाटर वेपर्स पे टकरा कर वापस की ओर चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जो अर्थ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसमें भी सेम प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। जो वाटर वेपर है वो कहीं ना कहीं जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो एमिट होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, उसको एमिट ही नहीं होने देता, उसको रोक लेता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जैसे जाती है तो ये मान लो ये हमारे वाटर वेपर्स हैं, ये इनको वापस भेज देते हैं, ठीक है। जब वापस भेज देते हैं तो एक तरह से ओपेक का काम करता है। ओपेक समझते हो ना, कि एक ऐसा एक सरफेस जहाँ से हम किसी चीज़ को पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो पास नहीं कर पाती, ठीक है। और सन की जो रेज है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू वाटर वेपर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक तरह से ब्लैंकेट ऑफ अर्थ का काम करता है, ठीक है। इट आल्सो ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएशन हीट। मैंने अभी आपको बताया ना कि अर्थ की रेडिएशन जो होती है, अर्थ की जो हीट होती है उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैंकेट का वर्क करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है वो ना तो कोल्ड हो पाती है ज़्यादा और ना ही हॉट हो पाती है। अब मरकरी के केस में मैंने आपको फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उसका रीज़न ही ये है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलती होंगी मरकरी से वो कहीं ना कहीं रुकती नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा एटमोसफेयर नहीं है, ना ही एटमोसफेयर में कोई गैस है, तो वो बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने की वजह से जो मरकरी है वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, रात के समय में जो सोलर रेडिएशंस नहीं मिलती, और दिन के समय में एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, ठीक है जी। तो टेरेस्ट्रियल जो एक तरह की रेडिएशंस हैं उनको रोकने में जो कामयाब होता है वो एक तरह का आपका वाटर वेपर है, या फिर आप ऐसे समझो एटमोसफेयर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हैवी गैस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और चलिए अभी गैसेस में डस्ट पार्टिकल देख लेते हैं बस, उसके बाद हमारा जो सेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जो हमारा एक तरह से सभी की सभी लेयर्स थी, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल को हम किस तरह से समझेंगे, डस्ट पार्टिकल का मेनली काम क्या होता है, ये एक तरह से वर्क करता है, वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर, ठीक है। ये वाटर वेपर्स को अट्रैक्ट करता है, जो वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर कहीं, यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ मान लो कि यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जो वाटर वेपर्स होंगे ये इस तरह से होंगे, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, एक तरह से यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल होगा जो वाटर वेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक डस्ट पार्टिकल ऐसे है, इसने कुछ वाटर वेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब इन्हीं को मिलकर हम क्या कहते हैं, एक तरह से क्लाउड कहते हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्ट करता है वाटर वेपर्स को और ये प्रोवाइड करता है एक मीडियम, ठीक है। क्लाउड में जो एक तरह से मीडियम प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारा डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। और डस्ट पार्टिकल की वजह से जो हमारी सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे आप लोग मान लो कि सुबह सुबह उठते हो, जब आप अपने कमरे की लाइट नहीं जलाते तो आपकी विंडो से जो सन रेज आपके रूम में एंटर करती हैं, तो आपको बहुत मॉर्निंग के समय में जब आपका फ़ैन ऑफ होता है तो देखना डस्ट पार्टिकल्स
हवा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे को एक तरह से रिफ्लेक्शन में या फिर स्कैटरिंग में मदद करते हैं लाइट की। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल हमारी जो लाइटनिंग होती है या स्कैटरिंग होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें सनलाइट का अनुभव हो पाता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए। गैसेस में हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो डायग्राम्स हैं इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे जो एक तरह के एटमॉस्फेयर, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा अच्छे से। ये नाइट्रोजन साइकिल है, किस तरह से हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, है ना, नाइट्रेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी सॉइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल है कि ऑक्सीजन का किस तरह से एक फोटोसिंथेसिस या प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस, उसके बाद एनिमल और प्लांट्स ब्रीथ कर पाते हैं ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन सेशन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो।